तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास मेरी इकाई 1 से स्टार्ट की जा रही है, हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उसका उद्भव एवं विकास। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक डेमो क्लास टाइप की हो सकती है, ठीक है, क्योंकि लाइव आने का मौका आज तो खैर नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज तो मेरा कोर्स लॉन्च होगा, तो टोटल ऐप के लिए टाइम जाएगा। तो सुबह से मुझे लगा कि एक क्लास मुझे आपको देनी चाहिए। और आप जो इच्छुक हैं वो बिना देर सवेर किए, ठीक है, आप बिना देरी किए आप मेरे ऐप पर मुझसे जुड़ सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे केवल वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना। ऐसा होता हर चीज़ नहीं दे रही हूँ मैं, वो महत्वपूर्ण चीज़ें रख रही हूँ जो आप नोट्स बनाएं और जो आपको आपके दिमाग पे याद रहे। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया पर दिमाग पे कुछ भी याद ही नहीं है, चीज़ें मतलब ये आपको आपके माइंड में स्टोर नहीं है, तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं निकला। ठीक है, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर कह रही हूँ बंधु कि प्लीज़ आप ज़रूर आप नोट्स बना के पढ़ें, अन्यथा बहुत परेशान हो जाएंगे। ठीक है, अन्यथा आप तैयारी ही करते रह जाएंगे और जीत हासिल किसी और की होगी, है ना। चाहे आप कहीं भी रहें, आप कोर्स में रहें, कहीं भी आप रहें, लेकिन आप नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करती हूँ। हम देख रहे हैं कि विश्व की भाषाओं को विद्वानों के समझने के लिए विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से इसका वर्गीकरण किया है। ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा अलग वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, भोलानाथ तिवारी अलग वर्गीकरण करते हैं, तो अलग अलग लोग वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 13 भाषा परिवार है, जिनमें लगभग 3000 भाषाएँ हैं। अब मैं आपको बताऊँ, कई लोग 18 भाषा परिवार बताते हैं, कई लोग 17 भाषा परिवार बताते हैं, ठीक है, कई लोग 12 भाषा परिवार बताते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि वो 13 भाषा परिवार में से महत्वपूर्ण कौन कौन सा है। आपको भारोपीय यानी भारत यूरोपीय परिवार आपको पढ़ना है, आपको उसको पता होना चाहिए। ठीक है, द्रविड़ परिवार आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पेपर में आता है। फिर इसके बाद काकेसी परिवार महत्वपूर्ण है, इसके बाद यूराल अल्ताई परिवार महत्वपूर्ण है, इसके बाद आपका चीनी परिवार, फिर जापानी परिवार, सामी हामी परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। आप बताना कि सामी हामी परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है, कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, सूडानी परिवार भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपकी ऑस्ट्रेलियाई परिवार और दक्षिण पूर्व एशियाई परिवार, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक बुस्मैनी परिवार भी 1-2 बार पेपर में आई हुई है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हैं जो यहाँ से महत्वपूर्ण है। तो मैं इसका जब हम कोर्स में आएंगे तो वहाँ ऑलरेडी मैं इसका एक बार अच्छे से डिफिनेशन करके आपको डिफाइन करके समझा दूँगी। कुछ मूल चीज़ें यहाँ पढ़ते हैं जो आपके पेपर के लिहाज से महत्वपूर्ण है और जिसको आपको नोट डाउन करके ही पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। वर्गीकरण देखते हैं तो आकृति मूलक वर्गीकरण है और दूसरा पारिवारिक वर्गीकरण है। तो हम देखते हैं कि जो आकृति मूलक वर्गीकरण है ये पेपर में आता है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार आता है कि ये वर्गीकरण किस विद्वान का है। ठीक, कई बार आ चुका है किसका, धीरेन्द्र शास्त्री का आ चुका है, धीरेन्द्र वर्मा का आ चुका है, भोलानाथ तिवारी का आ चुका है, सुनीत कुमार चटर्जी का वर्गीकरण आ चुका है भाषा को लेकर के, ग्रियर्स कामता प्रसाद गुरु का आ चुका है। थोड़ा ध्यान रखें। तो आकृति मूलक के अनुसार वाक्य रचना रूप पद के आधार पर सर्वप्रथम प्रोफेसर स्लेगल ने इसका वर्गीकरण किया। ठीक है, अब जब थोड़ा आगे देखते हैं तो आकृति मूलक वर्गीय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से पेपर में आता है, तो यदि आपको ना समझ में आए तो इसके आगे और भी मैंने काफ़ी इसका डिफिनेशन किया है कि अयोगात्मक आकृति मूलक वर्गीकरण को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो अयोगात्मक भाषा है और दूसरी योगात्मक। तो ये भाषा कैसी हो सकती है, स्वतंत्र शब्दात्मक भाषा है, प्रकृति व प्रत्यय का कोई संयोग नहीं है। लेकिन जो योगात्मक भाषा है, आप मुझे लिखना कि संस्कृत किस प्रकार की भाषा है। इसमें प्रकृति और प्रत्यय या अर्थ तत्व और संबंध तत्व का संयोग होता है। और योगात्मक भाषा को भी 3 भेद माने गए हैं। ठीक है, इसको भी 3 भेदों में बांटा गया है। अब चलिए देख लेते हैं ये 3 भेद कौन कौन सी योगात्मक भाषा के। ये पेपर में अक्सर आपके आया हुआ है और आता है, पीजीटी टीजीटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहली है अश्लिष्ट, दूसरी श्लिष्ट और तीसरी प्रलिष्ट। अब देखिए, ये अश्लिष्ट वाली आपको ना भी याद रहेगी तो भी चलेगा, लेकिन ये वाली बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वाली आपके पेपर में बहुत बार आ चुकी है। अब आपने देखा कि संस्कृत जो है वो हमारी योगात्मक और योगात्मक के अंतर्गत श्लिष्ट भी योगात्मक भाषा है। ठीक है, श्लिष्ट ये संयोगात्मक ना पढ़ के इसको योगात्मक भी आप पढ़ सकते हैं, संयोगात्मक भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो हमारी संस्कृत है वो कैसी है, आप साथ में लेंगे कि या तो योगात्मक लेंगे, वियोगात्मक लेंगे, या फिर श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। कौन, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला।
और ये प्रलिस्ट आपको ना भी याद रहेगा तो भी चलेगा, ये असलिस्ट ये तो पेपर में कभी नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, पर ये जानकारी के लिए आप याद लिख लें, ज़रूर लें। आगे चलते हैं, पारिवारिक वर्गीकरण देखते हैं। तो देखो हम यहाँ गए ना, भारोपी परिवार को देखते हैं। भारोपी परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और भारोपी परिवार को कई अलग अलग नामों से भी जान जाता है, ठीक है, जैसे कि इनको इंडो जर्मनिक या भारत जर्मनिक परिवार भी कहा गया है, ठीक है, आर्य परिवार कहा गया है, इसी को भारोपी परिवार कहा गया है और इसी को भारत हित्ती परिवार भी कहा गया है, भारोपी परिवार को। इनका मूल स्थान कहाँ था, तो बांद्रस्ताइन था। इसको भी दो भागों में इन्होंने बांटा, सतम और केतुमबर्ग, ठीक है, सतमबर्ग केतुमबर्ग आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, ये भी जानना। अब मैं यदि ये पूछूं आपसे, कमेंट करूं कि बताएं कि ये जो हमारी जो इटालिक है या जर्मनिक है या हिटाइक है, ये किस वर्ग में आएगी, ठीक है, इसको भी विद्वानों ने 10 भागों में बांटा है, ठीक है, 10 भागों में बांटा है। अब इनमें से जो ये भारोपी परिवार की भाषा को 10 भागों में बांटा गया, ठीक है। अभी आपने पूरे भारत की भाषाओं को देखा कि भाषा का वर्गीकरण देखा कि 18 प्रकार के, कोई 13 प्रकार के, कोई 12 प्रकार के अलग अलग बताते रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि जो भारोपी परिवार है उसको भी 2 वर्गों में, ये सतम वर्ग में, केतुम वर्ग में। तो जो सतम वर्ग है यहाँ पे इसको 6 भागों में बांटा गया इसको, और ये जो केतुम वर्ग है इसको 4 भागों में। तो यदि आप बता पाएँ तो अभी मैंने कहा कि आप बताएं कि जर्मनिक, इटालिक, हिटाइक ये सब कहाँ की भाषा के अंतर्गत आती हैं। तो हम देख रहे थे कि ये सतम और केतुम वर्ग के अंतर्गत हमारे जो 2 डिवाइड भागों में हैं। तो सतम वर्ग क्या होता है, इसके अंतर्गत भारत ईरानी यानी आर्य परिवार, ध्यान रखना सतम वर्ग के अंतर्गत ही आर्य परिवार है हमारा, ये देखिए यहाँ पे सतम वर्ग के अंतर ही आर्य परिवार आता है, ठीक है, बाल्टुक परिवार, अर्मीनी परिवार और अल्बानी परिवार। लेकिन जो केतुम वर्ग है उसमें ग्रीक है, केल्टिक है और जर्मनिक है, इटालिक है, हिटाइक है और तोखरी है, ये 6 भाषा परिवार केतुम के अंतर्गत आती हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान रखना। अब हम देखते हैं कि जो ये भारतीय आर्य भाषा है उसको उत्तरी भारतीय और दक्षिणी भारत में बांटा गया। तो उत्तरी भारत को आर्य भाषा आर्य बोलते हैं और दक्षिण भारत वाले लोगों को द्रविड़ बोलते हैं, ठीक है। दर्द एक कश्मीर के आसपास की भाषा है, एक ईरानी भाषा परिवार है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ये भाषा परिवार है इसको भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है, प्राचीन भाषा परिवार, मध्यकाल, ये आर्य भाषा परिवार है, ठीक है। देखो यहाँ पे आर्य वैसे भी आपको लगा मिल रहा है। तो ये प्राचीन भाषा जो हमारी है ये कैसी है, 3 भागों में भी डिवाइड है। हमारी जो भारतीय आर्य भाषा परिवार है ये 3 भागों में डिवाइड है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इनका समयकाल है वैदिक संस्कृत का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और लौकिक संस्कृत का 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। फिर दूसरी आती है मध्यकालीन आर्य भाषा, ये टाइम याद रखना, यहाँ से क्रम में लगाने के लिए पेपर में आपके आता है। पाली भाषा का 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व, प्राकृत का 1 ईस्वी से, अब ईस्वी आ गया, ठीक है, यहाँ से ईसा पूर्व नहीं, यहाँ से ईस्वी रहेगा, माफ़ी चाहूँगी। पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, प्राकृत 1 ईस्वी से 500 ईस्वी और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000, ठीक है, ईसा पूर्व केवल वहाँ था। आगे देखते हैं, आधुनिक आर्य भाषा 1000 से अब तक मानी गई है। अब थोड़ी सी और बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आपको क्या क्या नोट डाउन करके रखना है। तो आपको पता है कि वैदिक संस्कृत पहली इनकी भाषा है, इसे वैदिकी छांदस भी कहते हैं। वेदों व उपनिषदों की रचना इसी में हुई थी। इसके भी 4 भाग हैं, इसमें 4 भाग मिलते हैं वैदिक संस्कृत में। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, यजुर्वेद में मंत्रों का उच्चारण है, सामवेद में संगीत का ज्ञान है और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र जादू टोने टुटके का है, ठीक है। आप मुझे बताना कि ये ऋग्वेद से के 18वें श्लोक से कौन सा 18वें सूक्त से कौन सा श्लोक लिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद से कौन सा श्लोक है जो बार बार आपके पेपर में आता है, काफ़ी पीजीटी वगैरह में या कोई भी पेपर हुआ है तो ऋग्वेद के बारे में, और ऋग्वेद में कितने छंद हैं, ये भी कितने श्लोक हैं आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वहाँ आपको ऑलरेडी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है संस्कृत कैसी भाषा है, ये श्लिष्ट योगात्मक भाषा थी। इस काल में वेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ आदि की रचना हुई। इसमें 52 ध्वनियाँ प्रचलित थी, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। अब लौकिक संस्कृत के बारे में आप जानते हैं कि रामायण, महाभारत आदि की रचना हुई है। ये भाषा भी योगात्मक थी, लेकिन ये श्लिष्ट योगात्मक नहीं है, ठीक है, इस तरह ध्यान रखिएगा।
और आपको याद रखना है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है वह लौकिक संस्कृत कहलाई। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं कि अष्टाध्यायी किस प्रकार का ग्रंथ है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। इसमें ये होगा टाइप मिस्टेक है, माफ़ी चाहूँगी। इसमें 48 ध्वनियाँ थी, 4 ध्वनियों का इसमें लोप था। आगे चलते हैं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, ये पाली भाषा है। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक है इसका समयकाल। पाली भाषा बौद्ध धर्म की भाषा है, आपको नोट डाउन करना है। इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना हुई है। इसमें इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। वो कौन कौन से ग्रंथ थे? सुप्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। त्रिपिटक का अर्थ क्या यहाँ पे बताया गया है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह बताया गया है। अब आपको ये ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं कि सूत्र पिटक क्या होता है, विनय पिटक क्या है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं अभिधम्म पिटक क्या है। आप देख लीजिएगा यहाँ से। पाली भाषा के जो 3 व्याकरण ग्रंथ हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं आपके लिए। कच्चान व्याकरण, मुगलान व्याकरण और शब्दनीति व्याकरण। ये पेपर में क्या पता कहीं से आ न जाए, तो ये आप लिख लीजिएगा कि सूत्र पिटक क्या होता है। इसमें साधारण बातचीत के ढंग पर बुद्ध ने उपदेश दिए। इसके पिटक के अंतर्गत 5 निकाय आते हैं। अब विनय पिटक क्या होता है? तो इसमें संघ संचालन के लिए बताए गए नियम तथा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। अभिधम्म पिटक क्या है? तो चित्त चैतसिक आदि धर्मों का विषय इसमें संग्रहण किया गया है, विश्लेषण किया गया है। ठीक है, ये भी आपको मैं बता दिया कि जो पाली भाषाओं का प्रचार है वो उत्तरी भारत, बर्मा, तिब्बत, चीन में किया गया। पाली भाषा के अंतर्गत 3 व्याकरण ग्रंथ आए थे, है ना। ये भी आपने देख लिया, इसको भी आप नोट डाउन करके रखें। और जब आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि जो प्राकृत है वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका समय माना गया है। आप बता सकते हैं प्राकृत को और किस भाषा के नाम से जाना जाता है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, नहीं जानते हैं तो भी लिखिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि संस्कृत नाटकों के अधम पात्र इस भाषा का प्रयोग करते थे। ये पंडितों की भाषा नहीं थी। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में लिखा गया। यह जैन धर्म की भाषा है। प्राकृत प्राचीनतम प्रचलित जैन भाषा है। इसका अर्थ है पहले से बुनी हुई। आगे देखते हैं कि प्राकृत भाषा के विषय में सर्वप्रथम भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में विवेचन किया। प्राकृतिक व्याकरणों में सर्वप्रथम नाम वरुषि 7वीं सदी में आता है। इनके व्याकरण का नाम क्या था? प्राकृत प्रकाश। इसमें 12 परिच्छेद, ये पेपर में आपके कई बार आ चुका है। ठीक है, तो वरुषि 7वीं सदी के हैं और इन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा है। प्राकृत प्रकाश आपको अच्छे से ध्यान रखना है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। इन्होंने प्राकृत व्याकरण नाम ग्रंथ लिखा है। ध्यान रखना, हम जैन कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आपको थोड़ा सा प्राकृत के भी कितने भेद मानेंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। सौरसेनी प्राकृत, इसको मथुरा सूरसेन जनपद के नाम से भी जाना जाता है। और ये मथुरा के आसपास ये जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ ये बोली जाती है सौरसेनी। ठीक है, अब सौरसेनी के अंतर्गत आपको पता है 5 उपभागों में इसको भी बांटा गया है। ठीक है, पेशाची इसका जब मैं अलग से पढ़ाऊँगी विस्तार से डेफिनेशन तो पूरा बताऊँगी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएँ हैं, कहाँ कहाँ बोली जाती हैं और उनको और किस नाम से बोला जाता है, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, हम देख रहे हैं कि सौरसेनी को मथुरा सूरसेन के जनपद के आसपास बोली जाती है। यह पेशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा है। और महाराष्ट्री प्राकृत महाराष्ट्र प्रांत की भाषा है। अर्धमागधी प्राकृत मागधी और सौरसेनी के बीच का क्षेत्र है। और मागधी क्या है? मगध के आसपास का क्षेत्र है। अब देखते हैं हम महत्वपूर्ण और हमारा ये भी है कि जो अपभ्रंश का टाइम है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, उसमें हमें क्या क्या नोट डाउन करके रखना है, क्या क्या अपने नोट्स में याद रखना है। तो इसका नाम आपको पता है अवहट्ट कहा गया है। ठीक है, अवहट्ट देसी भाषा, देश भाषा, देसी भाषा। ठीक है, विभ्रष्ट, आभीर, अवहंश, पटमंजरी, अवहट। ध्यान रखना ये प्रत्येक चीज़ें किस किस ने बोली है, किन किन विद्वानों ने बोला है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो शाब्दिक अर्थ हुआ किसका? अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ हुआ गिरा हुआ, बिगड़ा हुआ, अर्थात अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ी हुई भाषा।
हम देखते हैं कि अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। हम देखते हैं कि अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। हम फिर देखते हैं कि यहाँ पे अपभ्रंश नाम सर्वप्रथम वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। आगे चलते हैं जब तो हमें पाते हैं कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को अड़ा भाषा का, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, अभी मैं इसका डिफिनेशन कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी कि क्या मूल इसका नाम क्या है। आचार्य दंडी ने इसको अभीर कहा है, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अपभ्रंश का प्रारंभिक रूप हम देखते हैं कौन विद्वान क्या मानते हैं। तो उदय नारायण तिवारी ने इसका समय 700 ईस्वी माना है, डॉक्टर नामवर ने इसका समय 700 ईस्वी ही माना है, और भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का जो समय माना है, जन्म आरंभ माना है, वो 500 ईस्वी के आसपास माना है। हम देखते हैं कि प्राकृत की तुलना में जिस भाषा में ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणिक परिवर्तन हो गया उसे पंडितों ने अपभ्रंश कहा है। अपभ्रंश को प्राकृत या आधुनिक आर्य भाषाओं की बीच की कड़ी भी माना जाता है। अपभ्रंश का प्रयोग साहित्य में लगभग 12वीं शताब्दी तक हुआ है, ठीक है। अब थोड़ा सा मैंने कहा था कि आप ध्यान रखना कौन सी भाषा से किस क्षेत्रीय भाषा से क्या चीज़ निकल कर आती है उपभाषाएँ। तो सौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी। अब आप बताना पश्चिमी हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं, ठीक है, मुझे बताना ज़रा कि पश्चिमी हिंदी की कितनी उपभाषाएँ हैं। लेकिन सौरसेनी अपभ्रंश से गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी। आप बताना मुझे कि राजस्थानी भाषा की कितनी उपभाषाएँ हैं, और पश्चिमी हिंदी की भी आप बता देना कमेंट में, ठीक है। पैसाची अपभ्रंश होता है पंजाबी लहंदा, इससे भाषा विकसित हुई है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा विकसित हुई है। महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, और मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, शमिया। आपको बताना है पूर्वी हिंदी से और कितनी भाषाएं विकसित हैं। तो आपको पता है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, आपको पता है। मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत आपको बताना है कि कौन कौन सी उपभाषाएँ मागधी अपभ्रंश की हैं, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा। ओके, आगे चलते हैं। तो अगला है कि हिंदी एवं अपभ्रंश का संबंध देखना है क्या था। तो अपभ्रंश का प्रयोग यद्यपि 12वीं सदी तक होता रहा, किंतु 1000 तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 के आसपास हुआ, ऐसा माना जाता है, ठीक है, ऐसा तरह संगत है। आपको पता है कि संस्कृत, पाल, प्राकृत संयोगात्मक भाषाएँ थी, जबकि अपभ्रंश कैसी थी, वियोगात्मक भाषा थी। अब आपको ये भी पता है कि काव्य में प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश कहा गया है, जबकि तत्कालीन बोलचाल की भाषा को क्या बोला है, देश भाषा काव्य कहा गया है। आगे देखते हैं, बाघभट्ट और हेमचंद्र ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अपभ्रंश के 2 भेद होते हैं, एक खस अपभ्रंश और अपभ्रंश के भेदों में खस अपभ्रंश की कल्पना डॉक्टर चटर्जी ने की है, ठीक है, डॉक्टर चटर्जी यानी डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, ठीक है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या बोला है कि जो भाषा है ना वो प्राकृताभाष, पुरानी हिंदी, देसिल बहना और अभट्ट, ये 4 चीज़ें इसमें समाहित हैं। आगे देखते हैं कि अपभ्रंश से अभट्ट से प्रभावित प्राचीन हिंदी को ही हिंदी का आदिकाल या शिशुकाल कहा गया है। अब आपको हिंदी की उत्पत्ति के बारे में ऑलरेडी पता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कि सिंधु पहले बना, फिर हिंदू बना, हिंद बना, हिंदी बना, यह फारसी भाषा का शब्द है। ये क्रम आप ध्यान रखना, पेपर में बहुत आता है कि संस्कृत, पाल, प्राकृत, अपभ्रंश, अभट्ट, खड़ी बोली, हिंदी, ये पेपर में ये क्रम आता है लगाने के लिए, है ना। कभी प्राकृत पहले आ गया, फिर अपभ्रंश पहले आ गया, तो आप ध्यान रखना इस समय काल को, आप ये जो क्रम है ना, अनुक्रम को आप ध्यान रखना। हम देखते हैं डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ निषेध चूर्ण में प्रथम बार मिला था। नूर मोहम्मद हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का जो बहुके हिंदी भाख्यो, ठीक है, इन्होंने पहली बार लिखा था प्राकृत भाषा में, ठीक है, अपभ्रंश भाषा में। हिंदी का नवीन अर्थ में लिखित प्रयोग सर्वप्रथम कैप्टन टेलर ने सन 1812 में फोर्ट विलियम कॉलेज के वार्षिक विवरण दिए थे। आगे देखते हैं कि जो मुख्य बिंदु है आपको अपभ्रंश के बारे में अब क्या क्या याद रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अपभ्रंश का प्रथम महाप्रबंध काव्य भविष्य कथा है, ठीक है। और आगे देखते हैं कि अपभ्रंश में राम काव्य के प्रथम कवि कौन है, स्वयंभू हैं, इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है।
नेमिनाथ के चरित्र पर अपभ्रंश का प्रथम एवं प्रसिद्ध ग्रंथ है हरिभद्र सूरी नेमिनाथ चरित्र। अपभ्रंश का आदि महाकाव्य कौन है? महाकाव्य ग्रंथ कौन है? तो पौंचर्यु है। स्वयंभू की रचना है ये। अब स्वयंभू की प्रथम रचना पौंचर्यु जो कि है, इसको रामायण भी बोला गया है, राम कथा पर आधारित है, ऐसा कई बार पेपर में पूछा जाता है। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रथम काव्य और रचना कौन है? तो स्वयंभू का ही हरिवंश पुराण। ठीक है, अब ध्यान रखना कि अपभ्रंश भाषा में प्रथम जो राम काव्य में पर आधारित है वो पौंचर्यु है, और जो स्वयंभू कृत है और जो कृष्ण के चरित्र पर आधारित है वो हरिवंश पुराण है। भाषा इसकी क्या है? अपभ्रंश ही है। राजस्थानी को अपभ्रंश की जेठी बेटी कहा गया है। आगे देखते हैं थोड़ा सा, तो हम पाते हैं कि अपभ्रंश की प्रथम रचना जिसमें 12 मासा का उल्लेख है वो नेमिनाथ चौपाई है, विनय चंद्र सूर्य की। मार्कंडेय और अन्य आचार्यों ने अपभ्रंश के 3 रूप माने हैं। एक तो नागर गुजरात की बोली को, उपनागर राजस्थान की बोली को और ब्राचट सिंध की बोली को। इस प्रकार अपभ्रंश आभीर गुर्जर आदि जातियों की के देश की भाषा थी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी आदि भाषाविदों ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति मानी। पूरा आपको ये नोट डाउन करना है। अब बात करो अभट्ट की। अभट्ट से भी आपके पेपर में कई बार प्रश्न आ जाते हैं, तो ध्यान रखें। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी को अभट्ट कहा है। अभट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ज्योतिषेश्वर ठाकुर ने अपने वर्णरत्नाकर ग्रंथ में किया है। ठीक है, वर्णरत्नाकर ग्रंथ में किया है। अभट्ट काल सन 900 से लेकर 1100 ईस्वी या थोड़ा बाद तक निश्चित किया गया है। साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी होता रहा है। ठीक है, किसके अनुसार? सुनीत कुमार चटर्जी के अनुसार। इस दृष्टि से यह भाषा अपभ्रंश व पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी मानी जाती है। हम देखते हैं कि भाषा परिवर्तनशील है। कोई भाषा जब साहित्य का माध्यम होकर एक प्रतिष्ठित रूप ग्रहण करती है और व्याकरण के रूप में बच जाती है तो वह जन भाषा से दूर हो जाती है। ठीक है, और यह क्या होती है? अपभ्रंश की भी यह गति हुई। हम देखते हैं कि अपभ्रंश अवहट्ट भाषा को ही परिवर्ती अपभ्रंश प्राचीन हिंदी प्रारंभिक हिंदी कहा जाता है। अपभ्रंश के ही परिवर्तित या परिवर्तित रूप को अवहट्ट कहा गया है। 11वीं सदी से लेकर 14वीं सदी के कवियों ने अपनी भाषा को अवहट्ट भाषा ही कहा है। और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपने देखा कि रत्नाकर जी ने किया है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि प्राकृतिक पैंगलम की भाषा को उसके टीकाकार वंशीधर ने अवहट्ट माना है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि संदेश रासक के रचयिता अब्दुल रहमान अदमाड़ जिनको कहा जाता है, ये भी अवहट्ट का उल्लेख करते हैं। और मिथिला के विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता की भाषा को अवहट्ट ही माना है। हम चलेंगे अब पुरानी हिंदी को देखेंगे। पुरानी हिंदी क्या होता है, तो यहाँ से पेपर में आपके आता है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको नोट्स बना के आपको करनी है। पुरानी हिंदी से तात्पर्य अपभ्रंश से विकसित अवहट्ट तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के लिए मानक साहित्यिक रूप के बीच की भाषा एवं साहित्य से है। गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी में लिखा है कि विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और पुरानी हिंदी में परिणित हो गई। आगे देखते हैं कि पुरानी हिंदी गुलेरी की देन है। इन्होंने पहली बार घोषित किया कि अपभ्रंश पुरानी हिंदी है। हम आगे देखते हैं कि गुलेरी ने हेमचंद द्वारा उद्धत दोहों की भाषा को सौरसेनी पर आधारित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी भाषा माना है और उनका रचनाकाल 972 से 1142 ईस्वी निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं कि गुलेरी जी राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि 10वीं सदी का अंतिम चरण मानते हैं और 10वीं सदी के आसपास नव्य भारतीय भाषाओं का उदय हुआ है और 8वीं-9वीं सदी के सिद्धों की भाषा में हमें अपभ्रंश से निकलती हुई हिंदी स्पष्ट दिखाई देती है। कुछ विद्वानों के अनुसार जैन कवि पुष्पदंत हिंदी के आदि कवि, परंतु उनकी कृति 63 महापुरुष सगुण अलंकार की भाषा निसंदेह अपभ्रंश है। तो ये आप ना भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। आपको याद रखना है कि पौंचर्यु में महाकवि स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा। ये पेपर में आपके आता है। ठीक है, ये शब्द पेपर में आपके आया हुआ है। शुद्ध खड़ी बोली के नमूने अमीर खुसरो की शायरी से प्राप्त होते हैं। ये भी पेपर में आपके आया हुआ है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, पेपर में पिछली बार आया था प्रारंभिक हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है, तो चंदायन है। 1779 का वो प्रकाशन वर्ष है गोपाल राय के अनुसार। फिर आपको देखना है कि पुरानी हिंदी का नामकरण गुलेरी जी ने दिया है। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृत आभास हिंदी या अपभ्रंश कहा है। फिर आपको ध्यान रखना है
कि पुरानी हिंदी के प्रथम कवि कौन है? राजा मुंज हैं, 10वीं सदी का अंतिम चरण गुलेरी जी के अनुसार। इसके बाद आपको देखना है कि 11वीं सदी के आरंभ में अद्दमाण ने अपनी भाषा को अवहट्ट कहा और अपभ्रंश के लिए अवहट्ट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले अद्दमाण ही हैं। हम आगे देखते हैं कि भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। रामचंद्र शुक्ल और राहुल शंकरत्यान ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी माना। अब आगे देखते हैं, तो हम देखते हैं कि गुलेरी जी की पुरानी जो हिंदी की अवधारणा रही है उसको पुष्ट करने वाले कौन कौन से विद्वान हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इतिहासकार राहुल शंकरत्यान ने हिंदी व्याकरण में इनकी अवधारणा का पुष्टिकरण किया। फिर महापुराण में पुष्पदंत ने अपनी भाषा को अभ्रंश ही कहा और नामवर सिंह परिवर्ती अपभ्रंश को अवहट्ट बोलते हैं। तो एक छोटी सी क्लास थी बंधु आपके लिए, ये बताने के लिए आपको किस तरह से नोट्स बना के पढ़ने हैं। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए कोशिश करें कि अभी से नोट्स आप ज़रूर बनाएं। लेकिन यदि आप खुद से नहीं बना पाते, आपको लग रहा है डाउट है, तो आप ज़रूर कोर्स को ज्वाइन करें। वहाँ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये होगा कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ यदि उतना आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, उतना पढ़ लेते हैं तो कोई आपको हरा नहीं सकता। हिंदी में मैंने खुद भी इस बार टारगेट बना के रखा कि हिंदी में हिंदी अपने विषय है बंधु। यदि 100 क्वेश्चन आते हैं तो हम क्यों ना इस तरह पढ़ लें कि हिंदी में ही हमारे 90 क्वेश्चन सही हो जाएँ, 85 क्वेश्चन सही हो जाएँ। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी हमारी भाषा है, हमारी बोली है। हम ये हमारी मतलब एक तरह से एक अलग अलग बोली होती ना, जैसे कि हमारी जो मेन बोली है बघेली है, लेकिन हम बघेली में नहीं, हम हिंदी में ही वार्तालाप करते हैं। ठीक है, तो ये राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि भाषाओं का दर्जा प्राप्त होने पर भी इसी को हम यूज कर रहे हैं, ना कि हम बघेली को यूज करते हैं। ठीक है, तो हिंदी हमारी मतलब एक तरह से बोले तो जन भाषा ही है ना। तो ये आपके लिए सरल है ना। कोई अलग भाषा तो है नहीं कि मराठी, उर्दू, अरबी, फारसी है ना। तो बिल्कुल आप बड़े ध्यान से आप अपना नोट्स बनाएं और आप तैयारी करते रहें। आपको मेरा ऐप जस्ट डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, मेरा नंबर भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जो भी दिक्कत होगी आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और मैंने कई बार बताया है कि जो ऐप की फ़ीस है खुलेआम है, कोई वो नहीं, क्योंकि मुझे पसंद है जो बोलना वो सबके सामने बोलना। ठीक है, हिंदी की फ़ीस केवल 3000 रुपये है जो नए अभ्यर्थी हैं। जो हमारे पुराने अभ्यर्थी हैं, जो ऑलरेडी हमारे व्हाट्सएप कोर्स में हैं और उनको लगता है कि किसी कारणवश से पेपर नहीं दे पाए हैं या उनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई थी किसी वजह से, तो वो केवल लाइव क्लास के लिए और पीडीएफ की जो भी अपडेट पीडीएफ होगा सबको तो खैर एक साथ ही मिलेगा, लेकिन उनकी फ़ीस बताना चाहूँगी मात्र 1000 रुपये। कल कई मित्रों ने 1000 रुपये में पेमेंट किया है, मैं देख रही थी। ठीक है, तो मैं सबको ऐड कर लूँगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।